हिंदी कहानी यूनिट 7 यूजीसी नेट वाले बच्चे जो भी तैयारी करना चाहते हैं जून 2026 के लिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। और गद्य विधाएं आप जानते हैं, आपको सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से मिल जाते हैं, इसलिए सभी गद्य विधाओं को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। साहित्य तो हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, लेकिन इनमें हमें सब कुछ क्लियर होता है। तो जो आपका सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, अच्छे से जो नाम दिए गए हैं कि भाई इसको पढ़ लीजिए, उसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसी बेस पर हम यहाँ पर आपके लिए मैं करवा रही हूँ। यूनिट 6 से 10 तक हमारी क्लासेस चल रही हैं। 6 और 7 8 को मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। 6 और 8 को 7 हमारी चल रही है यूनिट, यानी कि कहानियां हम पढ़ रहे हैं, उपन्यास नाटक पढ़ चुके हैं। तो उनको भी प्लेलिस्ट से देख लेना और यहाँ पर आपको आगे पढ़ लेना है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म के बारे में देख लेते हैं। 4 मार्च 1921 ईस्वी को पूर्णिया बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी हैं, तो इनके उपन्यासों में आते हैं मेला आंचल, जो कि हम सिलेबस में पढ़ चुके हैं, परती परी कथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा और कितने चौराहे। ठीक है, ये सभी इनके उपन्यास हैं जो आपको याद रखने हैं। कहानी संग्रह में ठुमरी, एक आदिम रात्रि की महक, अग्निकोर, मेरी प्रिय कहानियां, एक शरावनी दोपहरी की धूप और अच्छे आदमी, ये सभी इनके द्वारा लिखे गए फणीश्वर नाथ रेणु जी के कहानी संग्रह हैं। आगे है चर्चित कहानियां। चर्चित कहानियों में मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, इसी का नाम है, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस और संवदिया। ठीक है, ठेस नामक जो कहानी है उसको याद रखना, ये चर्चित कहानियों में आती हैं। लाल पान की बेगम भी हमें पढ़नी है, उसको हम लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। रिपोर्टाज, संस्मरण और निबंध की अगर बात करें तो रिंजल दंजल, श्रुत अश्रुत पूर्व, आत्म परिचय, वन तुलसी की गंध, समय की सलाह पर, नेपाली क्रांति कथा। ठीक है, ये सभी इनके द्वारा लिखे गई अन्य गद्य विधाएं हैं। आगे है मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, जो 1959 ईस्वी में ठुमरी नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। इनकी पहली कहानी का नाम है बट बाबा, 27 अगस्त 1944 ईस्वी में विश्वामित्र नामक पत्रिका में छपी थी। ठीक है, जो इनकी पहली कहानी थी बट बाबा नाम से, ये विश्वामित्र पत्रिका में छपी थी 1944 में। जबकि हम जो कहानी पढ़ रहे हैं मारे गए गुलफाम, ये 1959 ईस्वी में आई थी। भित्ति चित्र की मयूरी, ये 1972 ईस्वी में आई थी। ये इनके द्वारा लिखी गई आखिरी कहानी है। तो इतना सा जो चीजें हैं वो आपको याद रख लेनी है। ठुमरी में अन्य कहानियां जो कि संग्रहित की गई हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हमें ये मतलब यहाँ पर रखना पड़ता है। जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और जो पूछे जा सकते हैं, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो क्लासेस हैं वो पसंद आ रही होंगी। तो पूरी क्लास जरूर देखा करो, आप स्किप करके पढ़ते हो तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, फिर बाद में यही देखने को मिलता है कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो इसलिए थोड़ा गहराई से पढ़िए चीजों को, ताकि आपको पूरा फायदा मिले पढ़ाई का। ठीक है, तो ठुमरी में अन्य कहानियां कौन सी हैं, रस प्रिया, तीर्थोदक, नित्य लीला, पंचलाइट, तीसरी कसम, लालपान की बेगम, तीन बिंदिया और सिर पंचमी का सगुन, ये अन्य कहानियां हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की, जो कि ठुमरी में संकलित हैं। इसका कथासार देख लेते हैं। आंचलिक ग्राम गीतों का प्रयोग है, प्रेम की पीड़ा का चित्रण इसमें किया गया है। रेणु ने इस कहानी में लोक जीवन की समृद्धि को दिखाया है। ठीक है, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक का मतलब क्या होता है कि जो किसी ग्रामीण अंचल से संबंधित या फिर एक किसी क्षेत्र से संबंधित चीजों को दिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रेणु जी ने ऐसा ही किया है। लोक जीवन की समृद्धि को दिखाया गया है इस कहानी में। एक जगह पर जगन्नाथ धाम का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जगन्नाथ धाम का उल्लेख किस कहानी में किया गया है। तीसरी कसम नाम से फिल्म भी बनी थी, जिसके संवाद लेखन का कार्य स्वयं रेणु जी ने ही किया था। ठीक है, इतना आपको याद। आगे तीसरी कसम नाम से एक फिल्म बनी थी, इसका आपको याद रख लेना है, और इसका संवाद लेखन का कार्य रेणु जी ने ही किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर नौटंकी का वास्तविक चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, नौटंकी का वास्तविक चित्रण भी इस कहानी में किया गया है। तीसरी कसम में मूल कथा में नायक का नाम है हीरामन, हीरामन द्वारा खाई गई 3 कसमों की चर्चा के साथ नायक के प्रेम प्रसंग की भी ये कहानी है। ठीक है, तो तीसरी कसम का अर्थ यही है कि उसने 3 कस्में खाई हुई थी, और 3 कस्में कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। पहली कसम उसने खा रखी थी
नायक हीरामन है और हीरामन गाड़ी चलाने का काम करता है। गाड़ी वो गाड़ी नहीं है जो आजकल हम लोग मतलब देखते हैं। ये पुरानी लकड़ी की जो गाड़ियां होती थी उस तरह की गाड़ी कुछ होती है। ठीक है, पहली कसम है कि चोरी का सामान वो अपनी गाड़ी में नहीं रखेगा। दूसरी कसम थी कि बांस की लदनी नहीं करेगा। वो कहता है कि बांस का अगुआ पता होता है ना, पिछुआ पता होता है, इतना लंबा होता है कि किसी को भी लग जाए या कुछ हो जाए तो वो बांस ज्यादा लंबे होने के कारण वो अपनी गाड़ी में नहीं रखेगा। तीसरी कसम उसने खा रखी थी कि नाटक वाली यानी कि कंपनी वाली को वो गाड़ी में अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। ठीक है, नाटक वाली कंपनी वाली जो मतलब नौटंकी करने वाली जो लड़कियां थी, औरतें थी, उनको वो अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। आगे हीरामन और हीराबाई। हीरामन और हीराबाई इसकी नायिका का नाम है जो कि नौटंकी वाली है, नौटंकी का काम करती है। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से, ठीक है, वो बैलगाड़ी चलाता है, ये ध्यान रखना। अभी जो मैंने आपको बताया था लकड़ी वाली जो गाड़ियां पहले चलती थी, ठीक है, बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति उसमें नीत रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली ये कहानी है। मुख्य पात्र इसमें कौन है, तो पात्रों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। हीरामन में हीरामन है, ये खादी देहाती पात्र है। ठीक है, बिल्कुल देहाती पात्र है। 40 साल का हट्टा कट्टा है। इसकी उम्र कितनी है, तो 40 साल है। जो उम्र पूछी जाती है किसी भी कहानी गद्य विधा में, उसको आपको जरूर याद रख लेना। मैं हर कहानी में या फिर हर वीडियो में आपको बताती ही हूँ कि इसकी उम्र आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि ईदगाह में हामिद की उम्र याद रखनी है, बाकी सभी में ऐसे तरह याद रखना पड़ेगा। ठीक है, काला कलूटा सा है, ये ध्यान रखना, देहाती पात्र है और 40 साल का हट्टा कट्टा है। काला कलूटा देहाती नौजवान है जिसे अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया के किसी अन्य काम में दिलचस्पी नहीं है। 3 काम ना करने की उसने कसम खा रखी है। हीराबाई ये कंपनी की औरत है, मेलों में नौटंकी में अभिनय और नृत्य का काम करती है। हीरामन को अपना उस्ताद मानती है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किस नौटंकी कंपनी में काम करती है, आगे देखने को मिलेगा, देख लेना जरूर, वो क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता रहा है। आगे है गौन पात्र। गौन पात्र इसके कौन कौन से हैं, तो लाल मोहर, धुन्नी राम, पलट दास, तीनों ही गाड़ीवान है। ठीक है, तीनों ही गाड़ीवान है। जैसे कि रिक्शा चलाने वाले का रिक्शा चलाने वाले दूसरे लोगों से संबंध होता है ना, उस तरीके से तीनों ही गाड़ीवान है। यहाँ पर लहसनवाल लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है ना, लाल मोहर का नौकर है जो कि गाड़ीवान है। नेपाली दरवान, मुनीम दरोगा, काले कोट वाला, ये सभी इसमें गौन पात्रों के रूप में है। कहानी में प्रयुक्त स्थान है, इसमें काफी सारे स्थानों का नाम आया है तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। विराटनगर, फरविसगंज, खरैया शहर, चंपानगर, इसमें भगदड़ मच जाती है चंपानगर में। सिंधिया गांव, कानपुर, कानपुर में हीराबाई का घर है, याद रखना अच्छे से। तेगचिया, छत्तापुर, 25, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नननपुर, मीना बाजार, बनेली मेला। 2 नौटंकी कंपनी है, रौती कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी। ठीक है, 2 इसमें नौटंकी कंपनियों के नाम आते हैं, रौती कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हीराबाई है वो किस कंपनी में काम करती है, तो वो मथुरा मोहन कंपनी में काम करती है, इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग टाइप से लिख रखा है, स्टार लगा रखा है। ठीक है, प्रमुख उदाहरण इसके देख लेते हैं, इसी से हमें पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मैंने इसको लाइन बाई लाइन नहीं रखा था, है ना, जिसकी जरूरत नहीं है उसको थोड़ा सा कम पढ़ लीजिए, जिसकी जरूरत है वो मैं आपको पूरा पढ़ाती ही जा रही हूँ। ठीक है, प्रमुख उदाहरण इसमें क्या है कि 2 कस्में खाई हैं उसने। एक, चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी, बांस की लदी हुई गाड़ी नहीं लेके जाएंगे। गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा, सो बेकाबू वाली लदनी और खरैया। ठीक है, तो ये उदाहरण है, ये किसका है, इस कहानी से लिया गया है। वैसे ये जो कसम है वो उसने खा रखी थी हीरामन ने। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरावन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में, आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। ये वो कभी उसने कसम खाई हुई थी तीसरी वाली कि वो कभी भी नौटंकी कंपनी की औरत को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा, लेकिन वो हीरा बाई को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। ठीक है, और जब वो गाड़ी में पीछे बैठी रहती है तब वो तब के ये जो कहानी के उदाहरण है। ठीक है, औरत है कि या चंपा का फूल, जब से गाड़ी में महक रही है, जब से वो गाड़ी में बैठी है तब से गाड़ी महक रही है। आगे, मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला, लेकिन हीरामन की बात निराली है, उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी ला दी है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। ठीक है, वो गाड़ी चलाने का काम करता है और गाड़ी में जो नौटंकी कंपनी है उसका सामान
इधर से उधर ले जाने का काम करता है, लेकिन कभी भी नौटंकी थिएटर और बायोस्कोप अंदर जाकर के उसने सिनेमा वगैरह नहीं देखा है। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। आगे, तब तो मीता कहूंगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। हीरा भाई हीरामन से कहती है, तब तो मीता कहूंगी, भैया नहीं कहूंगी, मेरा नाम भी हीरा है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला, उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। आगे, हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। हीरामन की भी शादी हुई थी, बचपन में ही गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा भी याद नहीं है। ठीक है, हीरामन की भी शादी हुई थी, अब वो 40 साल का है, उसकी बचपन में ही शादी हो गई थी, लेकिन गौने के पहले ही दुल्हन मर चुकी थी। ठीक है, दूसरी शादी ना करने के अनेक कारण है। भाभी की जिद कि उसकी शादी कुमारी लड़की से ही करवाएगी। ठीक है, कुमारी यानी कि जिसकी शादी या जो विधवा ना हो, जिसने पहले शादी वगैरह नहीं कर रखी हो। ठीक है, कुमारी लड़की से उसके हीरामन की शादी कराएगी, ये उसकी भाभी की जिद थी, इसलिए वो शादी नहीं कर पा रहा था। अब हीरामन ने तय कर लिया है कि वो शादी नहीं करेगा। विदागी विदागी क्या अर्थ क्या होता है? नहर या ससुराल जाती हुई लड़की। ठीक है, विदागी का अर्थ क्या है? नहर या ससुराल जाती हुई लड़कियां। काला आदमी, राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा? ये हीरामन किससे कहता है? हीराबाई से कहता है। आगे, छोकरा नाच के मनवा नटवा का मुंह हीराबाई जैसा ही था। छोकरा नाच के मनवा नटवा का जो मुंह था वो हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना? हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की ना जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को भी कह दिया था। आगे, हीरामन दुनिया भर की लोक संस्कृति इसमें दिखाई गई है। जैसे कि पहले आपने देखे होंगे, पहले तमाशे करने वाले जादूगर ले लो, या फिर बंदर का नाच दिखाने, बंदर बंदरिया का मतलब खेल दिखाने भी वाले भी आते थे। बाजीगर जिनको बोलते थे वो भी आते थे, है ना। और रीछ हाथी भी दिखाने आते थे, हम जब छोटे छोटे थे हमने देखा था, है ना। तो इस तरह की लोक संस्कृति यानी कि गांव में ये सब पहले चीजें होती थी, लेकिन अब नहीं होती हैं। तो यहाँ पर यह लोक संस्कृति पर यहाँ पर पर्दा जो है प्रस्तुत किया गया है कि पहले छोकरा नाच वगैरह आते थे गांव में, लेकिन अब नहीं आते हैं। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता था हीराबाई को। सड़क तेगचिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर गाने लगे। दुल्हनिया लाली लाली डोलिया। ठीक है, दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, ये इसमें जो गीत है वो कौन है? बच्चे गा रहे हैं तालियां बजा बजा कर। इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। जिरह यानी कि 100 बातें, मतलब बहुत सारी बातें बनाएंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ, देहाती बुच्च सब। ठीक है, ये कौन कह रहा है? हीराबाई को गाड़ी में देख करके लोग बाग जो बातें कर रहे हैं उस पर ये कहता है कि देहाती बुच्च सब कुछ ना कुछ बातें करते ही रहते हैं। तुम मेरे उस्ताद हो। हीराबाई हीरामन से कहती है, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद होता है। हीराबाई हीरामन से कहती है, यहाँ से उद्धरण वगैरह वैसे कम पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाया, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। इससे आगे हम निबंधों को पढ़ेंगे। अभी हमारी कुछ कहानियां रह गई हैं, तो उसको कंप्लीट करने के बाद में निबंध पढ़ेंगे, और हो सके तो मैं फिर लाइव ही आया करूंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी।